गायब होने का रहस्य। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सोवियत संघ में उच्च अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले छात्रों का चुनाव करने के उद्देश्य से जिन 43 छात्रों को साक्षात्कार के लिए दिल्ली बुलाया गया था, उनमें कटक के श्री जोगेंद्रनाथ दास भी थे। श्री दास कटक से 4 मई को रवाना हुए और 6 मई को सायंकाल दिल्ली पहुंचने पर वो एक होटल में ठहरे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 मई को श्री दास अन्य उम्मीदवारों के साथ इंटरव्यू में सम्मिलित हुए और उसी दिन रात की गाड़ी से कटक के लिए रवाना हो गए। किंतु न तो वो कटक वापस पहुंचे और न उनके संबंध में इसके बाद किसी को कोई सूचना प्राप्त हुई। इस बीच शिक्षा मंत्रालय द्वारा श्री दास को उनके कटक के पते पर पत्र द्वारा सूचित किया गया कि रूस भेजे जाने के लिए उनका चुनाव कर लिया गया है। कई दिन बीत जाने पर भी जब श्री दास का कोई पता न लग सका तो स्वभावत उनके सगे संबंधी और मित्र चिंतित हो उठे। अंत में घटना का पूरा विवरण देते हुए श्री दास के पिता ने उड़ीसा पुलिस को दिल्ली से अपने लड़के के अकस्मात गायब हो जाने की सूचना दी। दिल्ली और उड़ीसा के पुलिस अधिकारी दिन रात प्रयत्न करते रहे, किंतु लगभग 2 महीने बीत जाने पर भी पुलिस को कोई भी ऐसा सुराग न मिल सका जिससे श्री दास के गायब हो जाने के रहस्य पर कोई प्रकाश पड़ता। जुलाई के प्रथम सप्ताह में श्री दास के नाम उनके कटक के पते पर आगरा से एक पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में फतेहपुर सीकरी के एक वैद्य श्री पराश ने लिखा था, स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला से आपके कई प्रमाण पत्र और डिग्रियां प्राप्त हुई हैं। कृपया सूचित करें उन्हें आपके पास किस प्रकार भेजा जाए। आगरा से श्री पराश का ये पत्र मिलते ही जांच का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस के खुफिया विभाग को सौंप दिया गया। इस मामले की जांच के लिए नियुक्त सीआईडी इंस्पेक्टर श्री मलिक ने दास के संबंध में सबसे पहले आगरा के वैद्य से पूछताछ करना आवश्यक समझा। दूसरे ही दिन आगरा पहुंचकर इंस्पेक्टर ने श्री पराश से बातचीत करते हुए पूछा, क्या आपको जोगेंद्रनाथ दास के प्रमाणपत्र आदि मिले हैं? हाँ, श्री पराश ने स्वीकृति में सर हिलाया। आपको ये कैसे प्राप्त हुए? इंस्पेक्टर ने दूसरा प्रश्न किया। उत्तर में पूरा विवरण देते हुए श्री पराश ने कहा, मथुरा से एक बारात आई थी जो यहां अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में 25 से 27 जून तक रुकी थी। धर्मशाला में एक कमरे की ताक पर बारात वालों ने ये प्रमाण पत्र रखे देखे। एक बाराती यह मेरे पास ले आया और मैंने श्री दास को पत्र द्वारा इसकी सूचना भेज दी। क्या आपको बारातियों से श्री दास के बारे में और कोई जानकारी नहीं हुई? इंस्पेक्टर ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, श्री दास के बारे में न तो बारातियों को कुछ मालूम था और न उन्होंने मुझे कुछ बताया। धर्मशाला से प्राप्त कागजों में श्री दास के कई प्रमाण पत्र तथा इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक पत्र था। इन कागजों के मिलने से आगरा में श्री दास के रुकने की पुष्टि अवश्य होती थी, किंतु इसके बाद अन्य कोई ऐसा सुराग न मिलता था जिससे उनके बारे में कोई अनुमान लगाया जा सकता। श्री दास के बारे में पूछताछ करने के उद्देश्य से इंस्पेक्टर मलिक ने आगरा के प्रमुख होटलों और धर्मशालाओं के रजिस्टर देखने शुरू किए। कई दिनों तक होटलों की छानबीन करने पर भी श्री दास के किसी स्थान पर रुकने की पुष्टि तो न हो सकी, किंतु विभिन्न होटलों के रजिस्टरों में इंस्पेक्टर को कुछ ऐसे नाम दिखाई दिए जो बारी बारी से कई होटलों में रुके थे। इन व्यक्तियों ने होटल के रजिस्टर में हर बार अपना पता बदल दिया था। होटलों के रजिस्टरों का मिलान करने पर उनकी लिखावट भी एक जैसी जान पड़ती थी। इस संदेह के आधार पर इंस्पेक्टर ने जांच के लिए ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम नोट कर लिए जो विभिन्न होटलों में पता बदलकर 2-2, 4-4 दिन रुके थे। कई दिनों तक इधर उधर पूछताछ करते हुए इंस्पेक्टर ने सोचा कि यदि श्री दास आगरा में रुके थे तो स्टेशन से उनके बारे में कुछ जानकारी मिलने की संभावना है। इसी आशा से इंस्पेक्टर ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों से पूछताछ आरंभ की, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। अंत में रेलवे स्टेशन के क्लार्क रूम, जहां यात्री अपना सामान रखते हैं, का रजिस्टर देखने पर श्री दास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। रजिस्टर के अनुसार श्री दास ने 9 मई को 8 बजे प्रातः अपना सूटकेस और बिस्तर जमा किया था, किंतु उसी दिन रात में 10 बजे वो अपना सामान वापस ले गए। लगभग आध घंटे बाद श्री दास ने पुनः अपना एक सूटकेस जमा किया जो दूसरे दिन 10 मई को 4:30 बजे सुबह वापस लिया गया। इस रजिस्टर की लिखावट श्री दास की ही जान पड़ती थी और इसमें उन्होंने अपना कटक का सही पता लिखा था। रजिस्टर से श्री दास के आगरा में रुकने की बात पूर्णतया प्रमाणित होती थी। स्टेशन का रजिस्टर देखने के बाद से इंस्पेक्टर मलिक बड़ी दुविधा में पड़ गए। श्री दास का आधा घंटे बाद दोबारा सामान जमा करना और फिर उसे दूसरे दिन सुबह प्राप्त करना एक ऐसी रहस्यपूर्ण गुत्थी थी जिसके बारे में कोई निश्चित अनुमान लगाना बड़ा कठिन था। अब तक श्री दास के बारे में कोई निश्चित जानकारी न मिलने पर भी इंस्पेक्टर मलिक निराश नहीं हुए। आगरा के होटलों की छानबीन करते समय जिन 2 संदिग्ध व्यक्तियों के नाम इंस्पेक्टर ने नोट किए थे,
उनके बारे में खुफिया तरीके से जांच पड़ताल जारी रही। कई होटलों में पता लगाने के बाद यह मालूम हुआ कि राजकुमार नामक व्यक्ति अंबिका होटल, शंकर होटल तथा मद्रास होटल में बारी बारी से कुछ दिनों के लिए रुका था। इस व्यक्ति ने प्रत्येक होटल में अपना पता बदलकर लिखा था। राजकुमार की हुलिया के बारे में होटलों से यह मालूम हुआ कि उसके सामने के 2 दांत टूटे हैं। राजकुमार की गतिविधियों का पता लगाने के उद्देश्य से आगरा में पुलिस का जाल बिछते देर न लगी। तीसरे दिन आगरा रेलवे स्टेशन पर राजकुमार को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर राजकुमार के पास से कुछ घड़ियां, फाउंटेन पेन, अंगूठी तथा नकद रुपये बरामद हुए। राजकुमार की एक जेब से लिफाफे में बारीक पिसा हुआ पाउडर प्राप्त हुआ, जिसकी जांच करने पर मालूम हुआ कि वह धतूरा है। अपने बचाव का कोई रास्ता न दिखाई पड़ने पर राजकुमार ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि गाइड के बनावटी भेष में वह आगरा आने वाले कई यात्रियों को विष देकर उनका सामान गायब कर चुका है। उसने बताया कि वह धनी यात्रियों से स्टेशन पर ही मिलकर उन्हें आगरा के ऐतिहासिक स्थान दिखाने ले जाता था। अवसर मिलते ही वह यात्री को धतूरा खिलाकर बेहोश कर देता था और उनका सामान और धन लेकर गायब हो जाता था। राजकुमार की गिरफ्तारी से पुलिस को हत्या और ठगी के कई पुराने अपराधों का पता लगाने में सफलता मिली, किंतु श्रीदास के बारे में अब भी कोई निश्चित जानकारी न मिल सकी। पुलिस अधिकारी ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, तुमने अपने अपराधों को स्वीकार अवश्य कर लिया है, पर कुछ बातें तुम अब भी छिपा रहे हो। मुझे अब कुछ छिपाने से क्या लाभ? राजकुमार ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने सब कुछ बता दिया है और मैं अपने इन अपराधों के लिए दंड भुगतने को तैयार हूं। ये कैसे मान लिया जाए कि इन सब अपराधों में अकेले तुम्हारा ही हाथ था? क्या तुम्हारे साथ और कोई नहीं था? पुलिस अधिकारी ने अपने प्रश्न पर जोर देते हुए पूछा। उत्तर में राजकुमार शांत और मौन खड़ा रहा। वह अपनी आंतरिक उथल पुथल को पुलिस अधिकारी की आंखों से छिपाने का प्रयत्न कर रहा था। राजकुमार के मनोभावों को समझते हुए पुलिस अधिकारी ने अपनी बात दोहराते हुए फिर कहा, हमें ये पता चला है कि इन अपराधों में तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी थे जिनके बारे में अपने बयान में तुमने कुछ नहीं बताया है। राजकुमार के लिए अब अपने ऊपर नियंत्रण रखना कठिन हो गया था। उसे लगा कि पुलिस को उसके अपराधों के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। कुछ देर रुककर उसने अटकते हुए कहा, मैं अब कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। इन अपराधों में केवल एक व्यक्ति और था। कौन? हिमाचल प्रदेश का बलदेव राज। राजकुमार से यह सूचना मिलते ही हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में पुलिस द्वारा बलदेव राज को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को घड़ियां, कैमरे तथा श्रीदास का सूटकेस प्राप्त हुआ। सूटकेस पर श्रीदास का पूरा नाम और आगरा स्टेशन की पर्ची चिपकी हुई थी। चोरी का सामान बरामद होते ही बलदेव राज को विवश होकर अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। बलदेव राज ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि 9 मई की रात को दिल्ली जाने के लिए जब मैं आगरा स्टेशन पर पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात कटक के श्रीदास से हुई। मैंने उन्हें बताया कि मैं आर्मी में हूं और मुझे कलकत्ता जाना है। उस दिन रात को मैं आगरा स्टेशन पर श्रीदास के साथ सोया। दूसरे दिन सुबह उठने पर मैंने अपना बैग उनके होल्डाल में ही बंधवा दिया और सब सामान स्टेशन के क्लोक रूम में रखकर मैं श्रीदास को आगरा घुमाने के बहाने शहर ले गया। शहर में एक स्थान पर हम दोनों नाश्ता करने के लिए रुके और उसी समय मैंने उन्हें धतूरा खिला दिया। कुछ देर बाद जब श्रीदास बेहोश होने लगे तो मैंने उनकी जेब से पर्स और हाथ से घड़ी उतार ली। श्रीदास को बेहोशी की हालत में सरोजनी अस्पताल छोड़कर मैं सीधा रेलवे स्टेशन गया। स्टेशन से सब सामान लेकर मैं फतेहपुर सीकरी की एक धर्मशाला में दिन भर रुका। श्रीदास की घड़ी और कुछ अन्य सामान को मैंने आगरा में ही बेच दिया। लगभग 1 वर्ष तक लगातार छानबीन करने के बाद पुलिस श्रीदास के हत्यारे को पकड़ने में सफल हुई। इन दोनों अपराधियों के पकड़े जाने से आगरा में हत्या और ठगी के कई अन्य अपराधों का भी पता लगाया जा सका। बलदेव राज के विरुद्ध श्री जोगेंद्रनाथ दास की हत्या करने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा अपराधी को आजीवन कारावास का दंड प्रदान किया गया। हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।